अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीर पंचाल के अंदर शिद्दत से ठंड का माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि माहौल में गर्मी भी है। गर्मी उस सेंस है कि इलेक्शन की बात की जाए, डीडीसी इलेक्शन जो है वो सर पे हैं। लोग जो हैं कोई कैंपेन में लगा है, कहीं नाइट मीटिंगें, दिनों में मीटिंगें चल रही हैं और ज़ोरों शोर से जो तैयारियां हैं वो इलेक्शन की चल रही हैं। इसी सिलसिले में हम जनरल इलेक्शन पे भी और जनरल डेवलपमेंट की बात करेंगे। आज हमारे साथ एक अहम शख्सियत मौजूद हैं, शेख मुख्तार साहब, जो एक्स पीपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुंछ से हैं और सीनियर पीडीपी के लीडर हैं पुंछ के, और एक मकाम रखते हैं सुन कोर्ट की सोसाइटी में। आज उनसे हम जानेंगे। मुख्तार साहब, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। जी शुक्रिया शुक्रिया। मुख्तार साहब, हम बात करेंगे इलेक्शन की, डीडीसी इलेक्शन। जी, सरकारों की ये पॉलिसी रही है कि लोगों को अंगेज रखना। पहले पंचायत लेवल पर इलेक्शन हुए, फिर बीडीसी के जो हैं चुनाव कराए गए, अब डीडीसी। आप क्या समझते हैं इन इलेक्शंस को? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें इतनी अहमियत दी। उसके बाद ये है कि ये जो इलेक्शंस हैं, पहले पंचायत के इलेक्शंस हुए, फिर बीडीसीज़ के इलेक्शंस हुए, तो हमारी जो है पंचायती राज एक्ट 73rd 74th अमेंडमेंट जो है उसकी भी धज्जियाँ उड़ाई गई। हमारे एक्ट में, कानून में ये है नहीं था कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन चुन के आएंगे, जिनको इलेक्टेड पंचेस और सरपंचों ने वोट दे के चुना है, तो दे विल बी द पार्ट ऑफ द डीडीसी। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनमें से एक डीडीसी बनना था, एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन पंचायत का बनना था, बाकी उन्हें मेंबर बनना था, या कैसे था। तो ये अब एक नया ट्रेंड आ गया है, डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाओ। तो 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज, 14 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ एक डिस्ट्रिक्ट में बनाओ। वो भी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जो हैं, चलो उसमें बाद में आऊँगा। 14 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनाओ, तो वहाँ पे इलेक्शन लड़ो, तो इनमें से एक जो है आपका डीडीसी बनेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो गुज़श्ता साल हमारी रियासत का जो है एक तकद्दुस था वो ख़त्म किया गया। 370 35A स्टेट सब्जेक्ट, तो वो ख़त्म किया गया विद द एश्योरेंस के आपकी बड़ी डेवलपमेंट होगी। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लगोगे, यूटी में आओगे, यूनियन टेरिटरी बन गई हमारी। तो मुझे नहीं लगता, मेरे से बड़े बड़े दानिशवर, बड़े बड़े सियासतदान बैठे हैं यहाँ, मुझे कोई डेवलपमेंट कहीं दिखाई नहीं दी, सिवाय इसके कि अफसरशाही मीन्स ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट। पहले अफसर जो हैं छुप के पैसा मांगते थे, आज अफसर जो हैं शरेआम पैसा मांगते हैं। हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हम जम्मू प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे हाल ही में एक फायर सर्विसेज की या किसकी रिक्रूटमेंट थी, हंड्रेड्स ऑफ वैकेंसीज वर देयर। 25 बंदे हमारे जम्मू डिवीज़न में से चुने गए, बाकी कश्मीर के। मैं ये कहना चाहता हूँ, इलेक्शंस की बात हम बाद में करेंगे। हमारे जम्मू डिवीज़न के लोगों ने बीजेपी को 25 मैंडेट दिए, 25 एमएलए बनाए। उनको कोई काम करना चाहिए था। ज़मीनों के रेवेन्यू एक्ट ख़त्म कर दिए, चलो बाहर से आओ, ज़मीनें खरीदो। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये सारा वबाल हम पे पड़ेगा। उधर से हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, वहाँ से पाकिस्तान गोला डालता है, वहाँ से चाइना फायर करता है, सब हम लोग सहते हैं। शहरों के लोग कुछ नहीं सहते हैं। जम्मू इन कवानीन से, ये जो कवानीन यूटी के बने हैं, इन कवानीन से जम्मू डिवीज़न की तबाही होने जा रही है। मेरे डोगरे भाई हैं, कोई डुगर देश पार्टी बनाता है, कोई बीजेपी के साथ जाता है,
कोई राम राम कहता है, कोई बम बम बोले कहता है। भैया हम सेकुलर लोग हैं, हम भी सब मजहबों की इज़्ज़त करते हैं। हम मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं। इस्लाम ये कहता है कि जब तक आप किसी मज़हब की इज़्ज़त ना करो, आपके मज़हब की इज़्ज़त कोई नहीं करेगा। हम भी इज़्ज़त करते हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। लेकिन मैं जम्मू के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, वो 25 MLA बीजेपी वाले, उनको पूछो कल बिहारी आएंगे, कल राजस्थान से आएंगे, कल मालवाड़ी महाराष्ट्र के आएंगे, वो ज़मीनें खरीदेंगे, बिज़नेस करेंगे, आप लोगों को नौकर बनाएंगे। कश्मीरियों के साथ हमारा तालमेल नहीं है। कश्मीर में एक भी बंदा जाएगा, या लेने वाले को गोली मारेंगे या ज़मीन देने वाले को गोली मारेंगे। वहाँ ये कल्चर है, गन कल्चर है। लिहाजा ये बड़ी लंबी चौड़ी बातें होती है, इतना वक्त नहीं है। अब मैं थोड़ा इलेक्शंस पे आता हूँ। BDC इलेक्शंस गवर्नमेंट ने करवाए, चलो अच्छा है, BDCs बन गए। उसके बाद उनके CD फंड्स, हाँ जी 25 लाख CD फंड्स BDCs को दे दिए। उनकी पंचों सरपंचों की सैलरीज बढ़ा दी, BDC की सैलरीज बढ़ा दी। मैं खुद नहीं हूँ, मेरी वाइफ जो है शी इज़ ए नायब सरपंच फ्रॉम पंचायत सैला। 1.5 साल से उनकी तनख्वाहें नहीं आई हैं। वो CD फंड कहाँ गया, मुझे समझ नहीं आ रही है कौन सी फंडिंग है। उसके बाद 73rd 74th अमेंडमेंट जो है पंचायती राज एक्ट की, उसकी धज्जियाँ उड़ा के सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया चलो जी अब DDC। मुझे इन शॉर्ट में कहूँ, मुख्तसरन ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ड्रामा है, हमारी रियासत के लोगों को इंडल्ज करने का, एक दूसरे के ऊपर मारने का। MLAs कहाँ हैं? अगर इतना शौक है सेंट्रल गवर्नमेंट को, बीजेपी इस वक्त फुल पावर में है, तो असेंबली इलेक्शंस करवाएं। ये क्या BDC DDC हो गया, पहले BDC हो गया, अब DDC हो गया, कल को PPC हो जाएगा। मैं आपको एश्योरेंस से कह देना चाहता हूँ, जो भी भाई मेरी बात सुने, इसको याद रखें। 1 महीना 2 महीना 3 महीना याद रखें। इसके बाद भी कोई और नया इलेक्शन जो है सर पे है, वो पता नहीं PPC होगा, कोई TTT होगा, क्या होगा। लोगों को बेवकूफ़ बनाने की साजिश है। मैं ये वाज़ेह तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट से कह देना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार से कह देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर स्टेट जो है इसको खजल मत करें। अगर आप लोगों को अपनाना चाहते हैं तो अपनाने वाली पॉलिसीज़ इस्तेमाल करें, ये पॉलिसीज़ नहीं चलेंगी। तो मुख्तार साहब मानते हैं कि इलेक्शन मरकज़ी सरकार, आपके कहने के मुताबिक मरकज़ी सरकार की जो भी पॉलिसीज़ हैं वो टेंशन डाइवर्ट करने की हैं, एक मुद्दे से भटकाने की हैं। अब गुपकार डिक्लेरेशन की बात करें, उसमें काफ़ी नामवर पार्टियां जो हैं, रीजनल पार्टियों की मैं बात करूं, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अभी उससे किनारा कशी कर लिया है, जिसमें PDP है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सजाद गनी लोन साहब हैं और भी हैं। अब इन इलेक्शन का जब बाइकाट किया था, मैडम महबूबा मुफ्ती जो आपकी पार्टी से हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। इवन के नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी यही माना गया था। और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उनको एकजुट होके इन इलेक्शन जो हैं DDC के उनमें हिस्सा लेना पड़ा? जी आपने सही फरमाया। मेरी गुज़श्ता दिनों मैडम महबूबा जी से भी मीटिंग हुई, डिस्कस हुई। जो आपने मुझे सवाल किया, मैंने यही सवाल उनसे किया। उन्होंने ये कहा कि एक वक्त आ गया है कि सब पार्टियां जो हैं रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां, बाकी वो लल्लू पंजू पार्टियां जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां स्टेट की, वो इकट्ठी हो जाएं। वो इसलिए इकट्ठी हों कि रियासत को अपने हकूक़, जो हमारे हकूक़ चुने गए हैं, वो हकूक़ दिए जाएँ। BDC इलेक्शंस में या पिछले पंचायत इलेक्शंस में बाइकआउट रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी, हमारी जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का भी बाइकआउट रहा। उससे ये नतीजा निकला कि बीजेपी ने या और जो है जमातों ने एक फील्ड संभाल ली। मैंने यही महबूबा जी से कहा था, महबूबा जी गली कूचे के जो हैं थर्ड रेटर लोग, लुंडे गुंडे बदमाश जो हैं, वो मेंबर बन के हमारे सर पे चढ़ रहे हैं, हमारी सियासत कहाँ जाएगी? तो महबूबा जी ने ये कहा कि ये इस वक्त एक वक्त आ गया है कि हमें इकट्ठे होकर चलना है, हमें कोलिशन बना के चलना है। ये कोलिशन जो है, ये गुपकार डिक्लेरेशन, जिसको ये बीजेपी वाले गुपकार गैंग कहते हैं, ये गैंग नहीं है। मैं ये वादा कर देना चाहूँ, इसमें
एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं और हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक चीफ मिनिस्टर बने हैं, कोई पाकिस्तान के या चीन के आइन के मुताबिक नहीं बने हैं। एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनको आपने साल साल 1.5 साल इलीगल डिटेंशन में रखा। इसका हम हिसाब करेंगे, एक वक्त आएगा, मैं भी वकील हूँ, ये इलीगल डिटेंशन का हम हिसाब करेंगे। तो बात चल रही थी गुपकार की, तो ये एक वक्त की ज़रूरत है। जैसे दूसरी रियासतों में बीजेपी ने लोगों को तंग किया, आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में जो है रीजनल पार्टीज़, हमारी रीजनल पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़ यकमुश्त होके इकट्ठे होके, और मैं ये कहूँगा कि ये अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने के लिए कि इन बीजेपी वालों ने मुसलमानों को ही नहीं तंग किया है, इन्होंने हिंदू, दलितों को और जमातों को सबको तंग करके रखा है। ये मंदिरों और मस्जिदों की सियासत कब तक चलाएंगे? मंदिर भी वही हैं, मस्जिद भी वही हैं, ये सियासत चला रहे हैं। तो गुपकार डिक्लेरेशन से ये हुआ कि हमने यकमुश्त होना है, यकजा होना है और एक जवाब देना है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले हमारे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना जी, वो चाहते हैं मैं खबरों में रहूं। वो उन्होंने कह दिया हमने सबको राम राम पढ़ाना है। भाई भगवान राम जो हैं एक भगवान हैं, एक मज़हब के बड़े भगवान हैं, हम भी उनकी इज्जत करते हैं। तू हमें कैसे राम राम पढ़वाएगा भाई? अगर हम इन रिटर्न हम कहेंगे कि तुझे हम 24 घंटे के अंदर कलमा पढ़ाएंगे, फिर ये कम्युनलिज्म हो गया। ऐसे नहीं, ये बीजेपी मुख्तसर में कहूँ कि ये हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करेगी। हिंदुस्तान के टुकड़े थे वो मिल के बड़े बड़े, नहीं, इसमें अभी आप बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं, ये टुकड़े टुकड़े करेगी, या उन्होंने जैसे कहा है कि ये गुपकार गैंग है, इस पर भी आपने वाज़ह किया ये गैंग नहीं है। लेकिन अगर मैं पास्ट में जाऊं, थोड़ा सा मैं पीछे चला जाऊं, जब आपकी पार्टी ने, पीडीपी ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिल के सरकार बनाई, उस वक्त ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये नहीं सोचा कि यही स्टेट के लिए कहीं नुकसान हो सकता है। वो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकार आपकी बन सकती थी, लेकिन ऐसा ही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मरहूम मुफ्ती साहब ने तरजीह दी। हाँ, इसका मैं आपको जवाब दूंगा। मरहूम मुफ्ती साहब एक पायदार लीडर थे, वो एक्स होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं। हिंदुस्तान की तारीख में मुझे याद नहीं है शायद कोई मुसलमान होम मिनिस्टर रहा हो। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मीन्स नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर, वो रहे हैं। उनकी एक सोच थी, उनकी ये सोच थी कि जम्मू से इतने एमएलए आए हैं, अगर हम एनसी के साथ अलायंस करें या कांग्रेस के साथ अलायंस करें, वो जम्मू के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। 25 एमएलए जम्मू के आए हैं, लाखों की तादाद में रिप्रेजेंटेशन है जम्मू की, लिहाजा ये एक मकसद था बीजेपी के साथ अलायंस करने का कि जम्मू और कश्मीर को बराबर हुकूक दिए जाएं और उनकी एक नुमाइंदगी हो। जो उनके 25 एमएलए बन के आए हैं उनको मिनिस्टर बनाया जाए, उनको पावर दिया जाए, उनको काम करने का एक मौका दिया जाए। मेरे हिसाब से ये मुफ्ती साहब की सोच थी। फिर हालात बदल गए, अल्लाह को नहीं मंजूर हुआ, हयात उतनी थी, उनकी मौत हो गई, तो उसके बाद जो है ये सारी कहानी शुरू। अब वापस हम आएंगे अपने इलाका में, सुरनकोट में, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, इनकी बात करेंगे कि डीसी इलेक्शन के जितने भी ये कंटेस्टेंट हैं उनका अभी तक मैंने वाज़ह मंशूर किसी का नहीं देखा। जहाँ तक मैंने उनको देखा है सोशल मीडिया में या न्यूज़ में देखा है, उनका वाज़ह मंशूर नहीं है। उनका यही कहना है कि आप हमें जिताइए, और एक नारा भी चला है, आओ मिलकर एक नया सुरनकोट बनाएं। उस नए सुरनकोट में आप क्या देखना चाहते हैं कि ऐसा क्या मिलेगा जो 70 सालों में नहीं मिला? सुरनकोट की मोहतरम में बात करूं, सुरनकोट तो यहाँ ये सियासी, वो जैसे गुपकार गैंग, ये सियासी गैंग में तब्दील हो गया है। अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसको जहाँ से मफाद हो, यहाँ से लाइन, जियोग्राफिकल लाइन यहाँ से पंचायत यहाँ गई, वो उन्हें जोड़ जाड़ के बनाया है। यहाँ सुरनकोट की 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, सुरनकोट ए और बी। अब आप किसका सुनना चाहेंगे, ए का या बी का? यहाँ मुख्तलिफ जो हैं उम्मीदवार जो खड़े हैं यहाँ, और मुख्तलिफ जमातों से खड़े हैं। हम जनरल बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ए से शुरुआत करूँगा। सुरनकोट ए में ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो है दबदबा है। वहाँ कैंडिडेट हैं हमारे एक्स एमएलए मोहतरम चौधरी अकरम साहब,
और चौधरी शाहनवाज दोनों कांग्रेस से हैं, दोनों एक ही कम्युनिटी से हैं, क्योंकि वो रिजर्व, दैट सीट हैज़ बीन रिजर्व्ड फॉर एसटी ओनली। अब मैं ये चाहता हूँ कि पहले तो ये बात है कि जैसे अलाइंस है, तो जो भी है इन लोगों को सलाह करके एक कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए था। अब सियासी गहवारा है, सियासी मैदान है, तो चल रहा है, नेक टू नेक फाइट है। जहाँ तक हमारे सुनने में आया है, नेक टू नेक फाइट चल रही है। अकरम साहब ने पार्टी का मैंडेट लाया है, शाहनवाज साहब को पार्टी का मैंडेट नहीं मिला है, उन्होंने एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो अपना नामांकन पत्र भरा है, नॉमिनेशन भरी है एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अब नेक टू नेक फाइट चल रही है। देखते हैं, थोड़े दिनों की बात है, क्या होता है। मेरा ये मानना है कि चौधरी अकरम एक कदावर शख्सियत हैं और ख़ानदानी सियासतदान हैं। शायद मेरा कहना कुछ गलत रहे, उनको इस इलेक्शन में नहीं आना चाहिए था। वो उनके पास पढ़े लिखे नौजवान हैं हज़ारों, उनको मैदान में उतारना चाहिए था, खुद सरप्रस्त रहना चाहिए था। लेकिन अब वो खुद आ गए, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ। एक, जहाँ तक सुरनकोट बी की बात है और बफलियाज कंस्टिट्यूंसी जो हमारे इलाके आते हैं, सुरनकोट बी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैंडेट दिया है गुपकार अलायंस की वसादत से, और उसके बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं, तो जंग चल रही है। नहीं, डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे, आप क्या समझते हैं कि डेवलपमेंट, अगर ये बीडीसी डीडीसी हमारे पास चुन के आ जाते हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा डेवलपमेंट में, सर? या वही पहला पुरानी सियासत जो है उसी का शिकार रहेंगे? मैंने आपको ये पहले फरमाया, जब हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन बने, उनको 25 लाख रुपया सीडी फंड का जो है ऐलान किया गया, वो भी नहीं आया। उनकी तनख्वाहें भी नहीं आई, उनका कुछ नहीं आया, तो कौन सी डेवलपमेंट है? अब ये डेवलपमेंट है अगर सॉरी, डीडीसी मेंबर्स, दे आर नॉट डीडीसी, दे आर डीडीसी मेंबर्स। कम से कम मैं सुरनकोट बी की बात करूँगा, कम से कम एक शख्स इतना होना चाहिए। मैं बहसीद वकील बात करता हूँ, दरख्वास्त लिखनी शायद मुझे भी ना आती हो, मेरा मुंशी लिखता है, क्लर्क लिखता है। कम से कम एक शख्स में इतनी काबिलियत होनी चाहिए जो एक दरख्वास्त लिख सके, बखिदमत बजूर जनाब SHO साहब सुरनकोट। मुझे नहीं लगता है कि सुरनकोट बी कंस्टिट्यूंसी में कोई ऐसा कैंडिडेट है जो एक दरख्वास्त SHO के, तहसीलदार के या जज के नाम लिख सके। बी में है ना, सोहेल मलक जी, वो स्कॉलर है। सोहेल मलक स्कॉलर हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन मोहतरम, क्वालिफ़िकेशन एक चीज़ होती है, प्रैक्टिकल लाइफ एक अलग चीज़ होती है। हमने भी LLB किया है, मैं LLB, MA पोल साइंस, LLM, ये छोटी मोटी हमने भी क्वालिफ़िकेशंस की हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में एक अलग चीज़ें होती हैं, जब फील्ड में आता है बंदा, वहाँ अलग चीज़ें होती हैं। मैं ये कहता हूँ डेवलपमेंट ये होती है, आपको यू शुड बी अवेयर ऑफ द प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स क्या हैं, डीसी के पास क्या है, गवर्नमेंट आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पे इनको बात करनी चाहिए इस वक्त? मान लो इनके मंशूर अगर वाजिया सामने नहीं है, तो अगर इस वक्त मैं ज़िला की बात नहीं करूंगा, मैं खाली सुरनकोट के 4 ब्लॉकों की बात करूंगा। हमारा हेल्थ सिस्टम कैसा होना चाहिए था, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी रोडें हैं, पानी है, बिजली है, इनमें कहाँ फोकस किया जाना चाहिए, और कैसी सियासत सुरनकोट में हो ताकि वो पिछले 70 साल का जो शिकार जो लोग हुए हैं वो दलदल से बाहर निकलें? राइट, वेरी राइट, आपने फरमाया। हम एक एक करके लेंगे। पहले हम आते हैं एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन सेक्टर ये है जनाब के गवर्नमेंट स्कूल्स वर्सेस प्राइवेट स्कूल्स। आजकल तो सारा कुछ बंद है, लेकिन हम सपोज करेंगे कि चल रहा है। गवर्नमेंट टीचर जो हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। इतने बड़े फंडिंग, इतनी बड़ी फैसिलिटीज़, मिड डे मील्स, यहाँ तक के राशन खाना पीना भी सरकार देती है। स्कूल में खाना खा के लंच करके जाओ, तो कहीं पे बिल्डिंग नहीं है, कहीं पे बिल्डिंग बनी है
उसकी खस्ता हालत है। कहीं ठेकेदार पैसे खा गया, कहीं डिपार्टमेंट ने पेमेंट नहीं की तो बिल्डिंग को ज़मीन मालिक ने ताला लगा दिया। ये ऐसे चलते हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, हमारे मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर, तो उनके साथ बात एकदम चल रही थी। मेरे को सिफारिश करने गया कि किसी की एडमिशन करानी है। उनने कहा नहीं, हमें गवर्नमेंट स्कूल्स को जो है इतना अपग्रेड करना है कि ये प्राइवेट स्कूलों से भी आगे हों। ये हो सकता है, हमारे पास इतना स्टफ़ है, इतने एजुकेटेड लोग हैं, हमारे टीचर्स हैं इतने एजुकेटेड हैं, 3-3, 4-4, 5-5 डिग्रियां करके हैं, लेकिन सिस्टम नहीं है। लोग प्रेफरेंस देते हैं प्राइवेट स्कूल्स को। गवर्नमेंट स्कूल्स को क्यों नहीं प्रेफरेंस देते भाई? गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या पढ़ाई नहीं है, कोई एजुकेटेड लोग नहीं है? यहाँ पे एक चेक होना चाहिए, छोटा सा चेक होना चाहिए। स्कूलिंग का क्या है, पिछले दिन उन्होंने सरपंच को कहा था तो वो भी फेल हो गए। एक चेक होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में हमें गवर्नमेंट की तरफ से इतनी फैसिलिटीज़ हैं, इतनी फंडिंग है, इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन वो जो हैं ग्रास रूट लेवल तक नहीं लाई जा रही हैं। उसके बाद आ गया हमारा पानी का मसला, उसके बाद आ गया बिजली का मसला, उसके बाद आ गया सड़कों का मसला। तो ये सारा कुछ डिफेक्ट है। ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, पानी, बिजली, सड़कें, ये, लेकिन कोई बनाने वाला होना चाहिए। अगर कोई लीडर हो बनाए। क्या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जिसको PhD आप कहते हो, इसमें कोई फंडिंग की कमी होती है? करोड़ 2-2 करोड़ रुपए जो है मार्च में फंडिंग आती है। हमने कोई लाइन नहीं देखी नई लगी हुई, हमने कोई लाइन नहीं देखी रिपेयर की हुई। इन्होंने डग वेल्स बनाए हुए हैं, तो लिफ्ट स्कीमें बनाई हुई हैं। आज बिजली नहीं है जी, पानी नहीं आया। यानी हर तीसरे दिन हाहाकार मची होती है, कभी लसाना में, कभी धुंधक में, कभी शहर खास सुरनकोट में, कभी कहीं। तो गाँव की तो आप बात ही छोड़ो, गाँव में लाइनमैन होता है DC, गाँव की बात ही छोड़े। बाकी रहा बिजली का मसला, बिजली की भी खस्ता हालत है। अब आज ही आप देख लें, जिस दिन से सुरनकोट में बारिश शुरू हुई उस दिन से बिजली का हाल आप देख रहे हैं। 10 मिनट बिजली आती है, 15 मिनट जाती है। किसी को पूछो आज ये जम्मू से बंद है, किसी अफसर को कंसल्ट करो, कोई कहता है नरवाल से बंद है, कोई कहता है वो उधर पंजाब से बंद है, कोई कहता है पता नहीं कौन से ग्रिड स्टेशन से बंद है, कोई कहता है द्रबे में फॉल्ट आ गया है। ये हालात है। आज आके सिस्टम सारा डिफंक हुआ है जिसकी हम बात करें तो मुख्तार साहब, इसी के साथ हम ये बात भी करेंगे कि हेल्थ सेटअप जैसे कोविड भी चल रहा है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी पीक दोबारा से पकड़ रहा है। तो हेल्थ सेटअप में क्या क्या होना चाहिए था, जो यहाँ काफ़ी कमियां हैं? यहाँ से लोगों को रुख कभी श्रीनगर का करना पड़ रहा है, कभी जम्मू का करना पड़ रहा है। उसमें मैं आपको ये कहूँ कि हमारे सुरनकोट में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आप समझिए कि इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। यहाँ पे सब मशीनरी हैं, सब फैसिलिटी हैं, गवर्नमेंट ने दे रखी हैं। अब जनरेटर आ गया, जनरेटर का ऑपरेटर नहीं है। एक्सरे मशीन आ गई, डिजिटल एक्सरे आ गया, उसका ऑपरेटर नहीं है। आपका अल्ट्रासाउंड आ गया, उसका डॉक्टर नहीं है। और कई फैसिलिटियाँ हैं, ये देखनी है। यही चीज़ें देखना लीडरों का काम होता है, पॉलिटिशियंस का यही काम होता है कि हमें किस किस बंदे की कहाँ कहाँ ज़रूरत है। बाकी डॉक्टर लोगों ने बड़ी मेहनत की इस कोविड में, जितना उनसे हो सका, जो हमने देखा किया, उन्होंने किया, दे डिड, उन्होंने किया। हमारे CMO हैं, डॉक्टर गुलाम हैं, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की। उससे पहले डॉक्टर भट्टी थे, रिटायर हो गए, करते रहे मेहनत। लेकिन मैं सुरनकोट की बात करूँगा, सब डॉक्टर्स ने ऑनलाइन रह के मतलब गाड़ियों में जाके टेस्ट किए लोगों के, कहीं ज़बरदस्ती किए, कहीं सलाह से किए, लेकिन किए। अब ये है कि अगर यहाँ पे आपके पास एक 50 लाख की मशीन है, उसको चलाने के लिए एक ऑपरेटर चाहिए, वो ऑपरेटर कौन लाएगा? ये पॉलिटिशियन का काम है कि डायरेक्टरेट में जाके बात करनी, सेक्रेटरीट में जाके बात करनी कि ये भेजो, अदरवाइज़ वो मशीनें जैसे आती हैं वैसे ही डिफंक्ट पैकिंग में पड़ी रहती हैं। जिस वक्त भी हमारी कई बार बहस मुबासा होता है तिब्बी अमले से, इस वजह से जब भी जाओ, हाँ जी हम इसको रेफ़र करते हैं रजौरी, हम इसको रेफ़र करते हैं सोरा। ओ भाई क्यों रेफ़र करते हो? एक बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट आपको देनी है, उसके लिए क्यों रेफ़र करते हो? क्यों? क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है।
बाकी हमारे बीएमओ साहब हैं, वो काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, काम कर रहे हैं। हमारा कोई भाई बंधु रिश्तेदार नहीं है। जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन हम बोलेंगे, सड़क पे आके बोलेंगे। मुख्तार शेख साहब, आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुख्तार साहब ने बहुत सीधी सीधी बातें कही हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, सवाल आप भी पूछो, सवाल हम भी पूछें, आवाज़ आप भी उठाओ, आवाज़ हम भी उठाएं। आओ सब मिल के एक नया सुप्रीम कोर्ट बनाएं। बहुत खूब। ऐसे बनाएं नया सुप्रीम कोर्ट कि जिसमें पॉलिटिशियंस, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान एक ऐसा ब्रिज हो कि हम किसी मकसद को पाने में कामयाब हों। इसी के साथ आपने मेज़बान महमूद ख्वाजा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत